नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं सांसद से संवाद। और सांसद से संवाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, जो कि इटावा से बीजेपी के सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सांसद से संवाद में। ये तीसरी बार आप संसद पहुँचे हैं सांसद बनकर। पहले आपका संसदीय क्षेत्र आगरा हुआ करता था, अब इटावा है। अगर इस बार की बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं संसदीय क्षेत्र को, और संसद के भीतर भी संसदीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको किस रूप में उठा रहे हैं? हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और उनके कार्यकाल में हम लोग सांसद हैं और उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। हम लोग 2 बार आगरा से सांसद रहे और अब की बार इटावा से पार्टी ने मुझे अवसर दिया, तो वहाँ से चुनाव जीत करके आया। तो इस चुनाव में भी हम सब जानते ही हैं कि ये माननीय मोदी जी का ही प्रभाव था, जिसके कारण इटावा से मैं जीत करके आ सका। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2014 में सरकार बनी थी माननीय मोदी जी की और 2019 में सरकार बनी, तो इन 6 महीना में जो 19 की सरकार में जितने मैं कह सकता हूँ कि जितने भी कानून बने हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे संसद के आज़ादी के बाद इन 6 महीनों की यदि हम तुलना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसद का समय माना जाएगा। ठीक बात है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा तेज़ी में है। माने ये जो समय है 6 महीना का, इसकी तुलना पिछले यदि हम 70 साल से करें तो बहुत आगे का ये समय होगा। और ये हम लोगों के एक खुशी की बात भी है, सौभाग्य की बात है कि ऐसे जो मुद्दे देश को कहीं ना कहीं कचोट रहे थे, देश की जनता के सामने बड़े सवाल खड़े थे, प्रश्नवाचक के रूप में खड़े थे, जिनका हम लोगों के पास कोई आंसर नहीं था, वो ऐसे मुद्दे इन 6 महीना में जो हुआ है, मैं निश्चित रूप से मोदी जी की इस करिश्माई नेतृत्व को सलाम करता हूँ और हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम इस समय सांसद हैं। जी, जिस सरकार के तौर पर मोदी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से काम कर रही है, ये बात तो सब मान रहे हैं। सदन के भीतर भी हमने देखा, लोकसभा के भीतर भी हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष नए सांसदों को भी पूरा अवसर दे रहे हैं और पुराने सांसदों को भी अवसर दे रहे हैं। और प्रश्नकाल में कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20-20 प्रश्न तक पूछे गए हैं और शून्यकाल में लगभग सभी सांसदों ने जो भी सूचीबद्ध हुए वो अपने मुद्दे उठा पाए। संसद के भीतर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये भी सच्चाई है कि जिस तरह हमने कहा कि माननीय मोदी जी का 6 महीना का जो संसद में हुआ, उनके नेतृत्व में जो कानून बने हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से जो है संसद के अंदर जो नए सांसदों का सवाल हो, चाहे जीरो जो हमारा आवर रहता है उसका समय हो, चाहे क्वेश्चन का समय हो, मैं देखता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। ज़्यादा कानून बनाए, ज़्यादा मौका लोगों को दिया। इसके अलावा भी मैं कह सकता हूं कि पूरे सदन को जिस तरह उन्होंने अपना जिस तरह की सदन की गरिमा होनी चाहिए, तो उस गरिमा को संभालने में और उसको विधिवत रूप से संचालित करने में मैं कह सकता हूँ ये भी एक ऐतिहासिक अध्यक्ष जी को माना जाएगा। जी, एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, काम करते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर काम करते हैं। 2 अवसर मिले आपको आगरा में, उसके बाद संसदीय क्षेत्र जब बदल जाता है तो क्या बदलाव मोटे तौर पर महसूस किया जाता है? क्योंकि आप एक संसदीय क्षेत्र की जनता की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जब दूर करते हैं तो फिर आपको लगाव सा हो जाता है उस क्षेत्र विशेष से। तो क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आगरा में जो किया वो
देखिए, मैं तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ आगरा यूनिवर्सिटी में जी। और उसके कारण आगरा से मुझे 2 बार मौका मिला पार्टी ने। अब की बार वहाँ मेरे को इटावा थोड़ी सीट ज़रूर वहाँ पर एक तरह से जैसा इटावा का जो एक माहौल है उस माहौल में थोड़ी कठिन ज़रूर थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रभाव सब जगह था। तो ये ठीक बात है कि जहाँ काम करता है जो 10 साल हो जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो एक लगाव होता है। लेकिन हम लोग इस स्तर के जब काम करते हैं, पार्टी की जहाँ इच्छा होती है और वही मान करके हम लोग जो है कहीं भेजा जाता है वहाँ चले जाते हैं, तो ये ठीक है, लगाव रहता है। लेकिन एक हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमारी बीजेपी अब तो सर्वव्यापी कहेंगे, जिसको पूरे देश में एक दुनिया की सबसे बड़ी जहाँ पार्टी है, वहीं चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे क्षेत्र भौगोलिक रूप से, चाहे सामाजिक तौर पे, कभी पार्टियों कहा जाता था कि ये बड़े लोगों की पार्टी है, शहरों की पार्टी है, बनिया ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन अब ये सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं, अब ये सबकी पार्टी बन गई। जी, अगर बात करें संसदीय क्षेत्र की, आगरा की और इटावा की, तो क्या अंतर है दोनों संसदीय क्षेत्रों में, समस्याओं को लेकर या परेशानियों को लेकर या मुद्दों को लेकर? देखिए, आगरा एक शहर है जिसमें मेरी लगभग 3.5 विधानसभा आती थी शहर में, और आगरा के एक बड़े कई मुद्दे वहाँ पर थे। जैसे वहाँ पर एक गंगा जल आना था, वो पिछले साल माननीय योगी जी और मोदी जी के उससे गंगा जल पूरे शहर को सप्लाई हो रहा है। वहाँ एक एयरपोर्ट की समस्या थी, तो वहाँ की ज़मीन हमारे समय में ले ली गई, बाउंड्री वॉल हो गई, 400 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, वो काम तेज़ी के साथ होने जा रहा है। वहाँ पर मेट्रो सिटी के रूप में भी उसको डेवलप किया जा रहा है, वहाँ मेट्रो ट्रेन स्वीकृत हो गई, वहाँ पर मेट्रो बनने जा रही है। गंगा जल जैसा मैंने कहा वो आ गया, वहाँ फ्लाईओवर बहुत थे वो वहाँ पर आ गए, स्मार्ट सिटी आगरा को हो गया। तो मेरे एक इस कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में माननीय मोदी जी के समय में 6-7 बड़े बड़े मुद्दे आगरा के थे। कई सड़कें थी, वो सारी के सारे बहुत कुछ काम 90% पूरा हो गया है। और जहाँ मैं अब इटावा गया हूँ, तो इटावा कई एक मुद्दे ऐसे हैं जी, जिन मुद्दों को लेकर के हमने सूची बनाई है और अपने पूरे लोकसभा के एक 8-10 मुद्दों को हमने चिन्हित किया है, और उन्हीं 8-10 मुद्दों पर हम पूरे साल काम कर रहे हैं। अभी 4-5 मुद्दों को हमने लिया है जो बड़े मुद्दा हैं। वहाँ पर एक इटावा में पचनदा है, जहाँ 5 नदी चंबल और यमुना तो मिलती है, वहाँ पर क्वारिस और सैंद पहुज ऐसी करके 5 नदियों का एक पचनदा है। तो वहाँ पर जो है पिछले इंदिरा जी एक समय गई थी, 68 में इंदिरा जी गई थी, वहाँ घोषणा करके आई थी कि वहाँ पर हम एक जो है वहाँ उसको बैराज बनाएंगे या वहाँ पर हम जो है बांध बनाएंगे। तो उस काम का अभी जब हम बने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 लाख रुपया स्वीकृत किया और IIT रुड़की उसका अध्ययन कर रही है और उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। वहाँ पर यमुना नदी पर कई 2-3 ऐसे पुल हैं जो अधूरे पड़े हैं, उनको हमने अपने टारगेट पे लिया। वहाँ एक जो लॉन्च सफारी है जो बंद पड़ी थी उसको चालू कराने का काम किया। वहाँ कई हमने काम ऐसे अपने एजेंडे में लिए हैं। कई अभी हमने ट्रेन जो है एक जयपुर और एक अजमेर, जयपुर की एक ट्रेन नई चलवाई और ऐसी 2-3 ट्रेनें नई एक साथ चलवाई। हाँ, अभी वहाँ स्टॉपेज की बात है, वो भी स्टॉपेज करने की बात है। वहाँ मुझे लगता है कि इटावा में अभी भी ये ठीक बात है कि वहाँ 4 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इटावा में अभी बहुत ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए हमने पूरी तरह से अपने एजेंडे में रखा है और उन पर पूरी तरह से काम कर रहा हूँ। कुछ विषय ऐसे भी होंगे जो आपने सदन के भीतर उठाए होंगे प्रश्नकाल में या हाँ, ये सारे मुद्दे उठाए हमने। अच्छा। ये सारे मुद्दे उठाए, लगभग सभी मुद्दों को संसद के अंदर उठाए, किसी न किसी 370 में उठाए, 0 में उठाए, प्रश्न में उठाए। ये सारे मुद्दे मैं उठा चुका हूँ जी। ऑलरेडी। वहाँ पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट का मुद्दा उठाया, पासपोर्ट स्वीकृत हो गया। हाँ, इटावा में पासपोर्ट कार्यालय स्वीकृत हो गया, वो हमने उठाया। यमुना पर जो है 2
आपने सुना होगा फूलन देवी का जो घटना की थी बेमई, वहाँ पर यमुना का पुल बना हुआ है, वहाँ लगभग 16-18 वो पिलर बन गए, 4 पिलर के कारण वो पड़ा हुआ है। अच्छा, उसको मैंने उठाया संसद के अंदर, वो बनने जा रहा है। यमुना पर हमारे जो है पचार घार में एक पुल ऐसी छूटी, थोड़े 2 पिलर छूट गए तो छोड़ दिया जी, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, तो वो काम इसको हो जाए। वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र जो है चंबल का है, चंबल और यमुना का, जहाँ पर कभी 10 सम्राट रहा करते थे, आपने नाम सुना होगा। मलखान सिंह जी वहाँ रहे हैं और तहसीलदार सिंह वहाँ रहे हैं, और बड़े बड़े जितने लोग थे, फूलन देवी का वो क्षेत्र रहा है, लालाराम का क्षेत्र रहा है, कई बड़े बड़े। तो वो एक जंगल का पूरा क्षेत्र इटावा से लेके औरैया तक एक बड़ा क्षेत्र है जी, उस क्षेत्र में रोजगार लोगों को मिले, लोगों को कुछ इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो, वहाँ लोगों को विकास की दिशा में कुछ और काम हो, वहाँ पानी की समस्या है। इन सब के लिए हम लोगों ने अपने एजेंडे में रखा है और आगे हम इन 5 साल तक वहाँ इन मुद्दों को लेकर काम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी क्या आप अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचा रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री का सपना है कि हर शहर को एक छत हो, यानी सबको अपना आवास मिले और सस्ता आवास मिले। उसको लेकर भी आपके कुछ प्रयास जारी हैं, लोगों को तक वो आवास योजना पहुंचाई जाए? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी गरीब का कच्चा मकान नहीं रहेगा, कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। हमने 2 करोड़ से ज़्यादा मकान बना दिए। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक सबका बने। इटावा में जब मैं सांसद चुन के गया तो इटावा में मैंने सीडीओ और डीएम के साथ बैठ के, जो सेक्रेटरी होते हैं गांव लेवल पे ऑफिसर होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो विलेज डेवलपमेंट, उसके पूरे ज़िले की इटावा और औरैया की हमने मीटिंग की और उनको हमने रखा। हमने कि जो केंद्र सरकार की योजना है चाहे प्रदेश सरकार की योजना है, उन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होती है वो नीचे जो बैठा हुआ अधिकारी है उसकी होती है। जी, उन्होंने सर्वे किया हमारे कहने पर और हमने कहा सभी से आप एफिडेविट लीजिए सेक्रेटरी से कि हमारे गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिसका शौचालय नहीं बना हो, कोई घर ऐसा नहीं है जो कच्चा घर है जिसकी हमने लिस्ट नहीं भेजी हो। अच्छा, तो इस तरह का हमने शुरुआती दौर में इस तरह के अधिकारियों के साथ बैठ के, और उस अधिकारी के साथ बैठे जो नीचे जो ग्राम सभा का सेक्रेटरी होता है, जो प्रधान होता है, क्योंकि सारी योजनाओं का बेस वही होते हैं, तो उनके साथ बैठ करके हमने उन योजनाओं के बारे में चर्चा की है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये जो मोदी जी के जो ये विरोध हो रहा ना, ये सीए वगैरह का विरोध नहीं है, ये सब जानते हैं, ये मोदी जी का विरोध है, मोदी जी की लोकप्रियता का विरोध है। मोदी जी गांव-गांव में पहुंच गए हैं, गरीब के घर पहुंच गए। अब कोई सोच सकता है कि एक गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा, वो 1 साल में अपने परिवार के किसी मेंबर को बीमारी के लिए देश में कहीं भी इलाज करा ले? ये पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था, पहली बार हुआ है। तो जिसके पास कार्ड पहुंच जाता है, आप सोचिए तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है। तो आपके क्षेत्र के लोगों तक भी ये लाभ पहुंचा हम लोग है? सारी योजनाओं की समीक्षा गांव-गांव करते हैं। अच्छा, सारी। अभी हम लोग जब गांधी जी की 150वीं जयंती पर 104 गांवों में पैदल गया था, उन 104 गांवों में हमने सारी योजनाओं की समीक्षा की। जो गांधी जी का सपना था, जो गांधी जी का आपका नाम ही प्रतिबिंब है जी, तो हमें यदि प्रतिबिंब में कहूँ गांधी जी का, तो गांव-गांव मोदी जी ने गांधी जी का जो प्रतिबिंब था, उनकी जो योजना थी, उनकी जो इच्छा थी, उस इच्छा के अनुकूल आज सारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों को, उन किसानों को। कोई सोच सकता है कि सम्मान निधि मिलेगी किसी किसान को 6,000 रुपये, वो 6,000 रुपये सीधे खाते में जा रही है, किसी के बीच में नहीं जा रहा। कोई सोच सकता है कि गैस सिलेंडर सभी घरों में पहुंच जाएंगे?
जो कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन पर लगते थे, सोच सकता कोई? कभी नहीं सोच सकता। ये साहब कल्पना से परे की बात है। जो गरीबों को मिला है, आप सोच सकते हैं गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा आपको, शौचालय किसी घर में बन जाएगा। आप सोच सकते हो कि कोई गरीब बिजली के बिल के कारण और बिजली विभाग के प्रोसेस के कारण वो कनेक्शन नहीं लेता था। गरीब के घर फ्री में सौभाग्य योजना से मोदी जी ने सबका कनेक्शन करा दिया। सोच सकता कोई? बैंक में लोगों के खाते नहीं थे, जनधन योजना से 37 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। आप सोचिए किया क्या है जी। और सबसे बड़ी इस लोकप्रियता की बुराई हो रही है। लोकप्रियता के कारण लोग परेशान हैं, विपक्ष के लोग। ये सीए के बारे में सब लोगों को पता है। और एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो सीए है ना, इसमें ये तो प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं और विपक्ष के लोग जो धरना दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि किसी की नागरिकता लेने का कोई न देने का सवाल नहीं है। लेकिन इस देश में जितने लोग बाहर से आ रहे हैं या उत्पीड़न हो रहा है, बाहर दलित बच गए हैं। अब ठीक बात। वही बेचारे दलित थे जो उस समय बंटवारे के समय यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के अंदर आ पाए थे। और 70%, 60 से 70% तक दलित इस हिंदुस्तान के अंदर आए हैं जिन्होंने धर्मांतर नहीं वो स्वीकार किया, उन्होंने नहीं किसी तरह अपने माँ बेटी को बचा करके आ गए। और माननीय मोदी जी ने योगेंद्रनाथ मंडल का जो नाम लिया था, योगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री होते हुए भी उनके जब हिंदुओं के अत्याचार की बात जब संसद में उठाते थे तभी तो उनका उत्पीड़न हुआ, उनके घर के लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ था। अभी ये नहीं जानकारी, घर के लोगों के साथ जब उत्पीड़न हुआ तब वो 3 साल के अंदर पाकिस्तान छोड़ करके, जिसने संविधान में बनाया हो, जो कानून मंत्री रहा हो, तब वो पाकिस्तान छोड़ के मजबूर हिंदुस्तान में आए। वो भी तो नमो शूद्र जाति के दलित थे जी, पश्चिम बंगाल के आए ना। तो ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं, ये हल्ला केवल माननीय मोदी जी हर गरीब के घर पहुंच गए, हर किसान के घर पहुंच गए। हर किसान और गरीब मोदी जी को मानता है, उसे एहसास हो रहा, उसे अनुभूति हो रही, उसको सरकार का एक तरह से कहा जाए कि सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है, इसकी सुखानुभूति उसको हो रही है। जी। लेकिन अगर आपकी बात राजनीति की बात की जाए, क्योंकि मैं अब देख रहा था कि आपने समाज सेवा से प्रारंभ किया था, उसके बाद आप राजनीति में आए, तो कब आपके मन में आया कि राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है? कब आपके मन में आया पहली बार? देखिए, सही बात यह है कि हम लोग जब पढ़ते थे, पढ़ाई के बाद जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब भी छुट्टियों में हम घर नहीं जाते थे। अच्छा। और हम गांव-गांव सर्वे करते थे गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में। तो मेरे मन में ये था। बाद में जैसे मैं संघ के संपर्क में आया तो संघ का स्वयंसेवक बना और संघ का प्रचारक बन गया। तो संघ के संपर्क में 13 साल तक संघ का प्रचारक रहा। और उसके बाद जब मुझे एक विशेष कारणवश संघ से वापस होना पड़ा तो मैं विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय में शिक्षक हो गया। वहाँ पर क्या हुआ, उसी समय मुझे संघ की जिम्मेदारी आगरा की मिली, शहर की। लेकिन वहाँ शिक्षक संघ का चुनाव था आगरा विश्वविद्यालय में। वहाँ हमेशा कम्युनिस्ट वहाँ जीतते थे शिक्षक संघ में। तो वहाँ मैंने चुनाव लड़ा अध्यक्ष का, तो मैं अध्यक्ष का निर्वाचित हो गया 2004 में। अच्छा, ठीक है। 2004 में जब शिक्षक संघ का अध्यक्ष बना तो कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत वहाँ मेरे मन में हो गई। और बाद में हम जाके 6 में पार्टी का महामंत्री बना दिया, जिले का। पार्टी में एक तरह से ज्वाइन कर लिया, जिले का महामंत्री बन गया। और बाद में हम 7 में पार्टी का जिला अध्यक्ष आगरा का बन गया। और 9 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं सांसद बन गया। उसके बाद मंत्री भी बन गए। और बाद में तो 2014 में फिर जीता, फिर पार्टी ने मुझे जो है मंत्री बना दिया, फिर पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, फिर 2 प्रदेश का, छत्तीसगढ़ पंजाब का प्रभारी बनाया।
फिर आज भी हम कमीशन के चेयरमैन के नाते यहाँ काम कर रहे हैं। जी जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। जी जी, तो कितना भिन्न होता है आयोग के लिए अध्यक्ष के रूप में काम करना और एक मंत्री के तौर पर काम करना? देखिए, आयोग के पास बहुत काम है। जब मैं आयोग में आया था तो लगभग 40,000 केस पेंडिंग थे। अच्छा, आज भी केस है, तो बड़े केस। किस तरीके के केसेस होते हैं उसमें? देखिए, आयोग में 2 तरह के इशू होते हैं। एक तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने जो विशेष रूप से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो किसी न किसी कारण से डेवलपमेंट की धारा से दूर हैं, उसे सभी महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से कहा। महात्मा गांधी ने कुछ कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कुछ कहा, राम मनोहर लोहिया ने कुछ कहा। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है, उन वर्गों को सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे जो संविधान में अधिकार दिए हैं, उन्हीं अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग बना है। और उसमें एक डेवलपमेंट का इशू होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंटर की गवर्नमेंट है, वो दलितों के लिए, जो गरीब है, दलित हो, आदिवासी हो, उनके लिए अलग से प्रावधान किया है जी। उनको लिए उन सुविधाओं को दिया गया, उनको बजट में प्रावधान किया गया। स्टेटों में बजट के पॉपुलेशन के बेस पर स्टेट में प्रावधान किया गया, जिससे वो डेवलपमेंट की धारा में आगे बढ़ सकें और उसका लाभ मिला है। तो इन सारे इश्यूओं का एक हम लोग कमीशन को राइट होता है कि उसका हम समीक्षा करते हैं, स्टेटों का रिव्यू करते हैं कि उनमें उस वर्ग को जिसका अधिकार संविधान में निहित है, उसके अकॉर्डिंग क्या हम उस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं, बोलते हैं, हियरिंग करते हैं, तो वो पूरा होता है। जी जी, ये राइट है, हमको कमीशन में राइट मिला है। दूसरा, एक एट्रोसिटी की घटना स्वाभाविक रूप से समाज में होती समाज के अंदर कहीं ना कहीं होती है, भेदभाव होता है जी। जाति आधार पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कुछ छुआछूत की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ये हमारे देश में अस्पृश्यता को कहीं किसी तरह कभी नहीं माना गया, ना कोई स्थान हो सकता है जी। हम चाहे हिंदू की बात करें तो हिंदू में भी कहीं कोई ऊपर बड़ा नीचा नहीं हो सकता है जी। ठीक है, एक कर्म के बेस पे एक व्यवस्था बनाई गई है, जाति का नाम दे दिया है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कोई जाति का आधार पर कोई बंधा हुआ है, कोई भी कोई काम कर सकता है जी। और करना चाहिए। तो फिर भी घटनाएं जो होती हैं, आर्थिक जो कमजोरी होती है, एक गरीबी के कारण भी घटनाएं होती हैं, और कास्ट बेस पर भी कुछ घटनाएं होती हैं। तो उन घटनाओं को, उस तरह की एट्रोसिटी की घटनाओं को हम लोग जब संज्ञान में आता है मैटर, तो उसको न्याय मिले। और संविधान में इस तरह की व्यवस्था भी की गई है कि उसका यदि उत्पीड़न हुआ है तो उसको कानून में है ऐसा कि उसको आर्थिक रूप से भी प्रावधान, जैसे अच्छा। मान लीजिए एससी का मर्डर हो गया और किसी ने मर्डर किया, तो उसको प्रावधान इस तरह का है कि हम लोग कानून के मुताबिक 3 से 2 अरेस्ट, ये सब प्रोसेस हो, लेकिन इसी के साथ साथ उसको 8 लाख, 8.25 लाख, 8.5 लाख रुपए का इस तरह का प्रावधान है। उसके बच्चों की पढ़ाई का प्रावधान है। अच्छा। उसको कुछ ना कुछ घर मकान मिले, उसका प्रावधान है। एक्स्ट्रा भी उसको हेल्प करना, उसके बच्चों को फ्री में ग्रेजुएशन तक एजुकेशन मिले, ये भी प्रावधान है। तो ये बड़ी जानकारी है, ये जो प्रावधान है हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचेगी कि क्या क्या प्रावधान है, लोगों तक इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो ये जो प्रावधान है, जैसे अब मान लो 376 की घटना हो जाती है, रेप की घटना हो जाती है, तो उसमें एससी का कोई इस तरह का पीड़ित है
तो उसको सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि वो उसको मिलेगा। उसको मकान नहीं है तो मकान दी जाए, उसको पेंशन नहीं है तो उसको पेंशन की व्यवस्था की जाए, उसके बच्चों की पढ़ाई की जाए। तो इस तरह की अलग से प्रावधान इसीलिए है जी कानून में कि जिससे उसको सामाजिक तौर पे ये अनुभव ना हो जी कि हमारे साथ कानून, समाज में हमारे साथ भेदभाव हुआ, कानून में भी भेदभाव हुआ। तो सामाजिक तौर पर उसको कानून की व्यवस्था है कि उसको दंड मिले, और कानून में ये भी व्यवस्था है कि उसको आर्थिक रूप से भी मदद। उसमें विश्वास पैदा करने का प्रयास किया जाता है। एक समय समाप्त हो रहा है चूंकि इस साक्षात्कार का, आपने कुछ लक्ष्य तय किया है सांसद के तौर पर कि आप इन 5 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए ये 3 बड़े काम करेंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य निश्चित रूप से, हमने जैसा कहा कि एक पचनदा है, वहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। यमुना नदी पर 2 पुल अधूरे पड़े हैं, हम उसको काम करने जा रहे हैं। पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं। रेलवे की कई ट्रेनें हैं जिनको हम विस्तार करने जा रहे हैं। स्टॉपेज भी का काम है, वो भी करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम जो है कुछ हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री के लिए हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो हो जाए। सिंचाई के साधन वहाँ डेवलप हो जाए। बिजली जहाँ जहाँ अभी भी कोई कहीं मजरा कुछ रह गया है तो वहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाएं। तो इस तरह की हमारी एक योजना है कि हमें जहाँ की जनता ने हमें चुना है, सांसद बनाया है, तो हम उसके प्रति अपनी पूरी जवाबदेही, पूरी समर्पित होकर के वहाँ काम करें। आप शिक्षक भी रहे, शिक्षाविद हैं। हाँ, मैं अभी और भी हूँ। HRD का भी आपके साथ जो है आपने काम किया है उस क्षेत्र में भी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ विशेष नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा कि मैं विश्वविद्यालय में अभी प्रोफेसर हूँ, छुट्टी पर हूँ, कमीशन में हूँ, इसलिए तो यहाँ से हो जाएगा तो वहाँ पढ़ाने लगेंगे, जाने लगेंगे। लेकिन एक शिक्षा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा। और नई शिक्षा नीति जैसे कहा है, हमारे समय में उस समय काफ़ी प्रयास हुआ था, तो नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। हमारे जितने सरकारी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे स्कूल हैं, उनमें बहुत बड़ा चेंजिंग आ रहा है। जैसे दिल्ली के स्कूलों के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, मैंने यहाँ के नहीं देखा, लेकिन हमने यूपी के स्कूलों को देखा है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। स्कूलों में टाइल्स लग गए हैं, स्कूलों में फर्नीचर आ गया है, स्कूलों में अभी केंद्रीय स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाने की भी मांग उठने लगी है। तो क्या इस संबंध मुझे में भी लगता आप है कि केंद्रीय जो हमारे स्कूल हैं, उसकी गुणवत्ता, उनकी एक इमेज है जी, उनकी एक गुणवत्ता है जी, और वो मॉडल के रूप में यदि हर जिले में जहाँ जहाँ नहीं है, हर तहसील में यदि खोले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम होगा। और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हम लोग सांसद हैं, यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन ये वो इतना मटेरियल देते हैं, इतना काम देते हैं और इतना उत्साहवर्धन करते हैं कि हम लोग कभी ना करना चाहें तब भी हम उत्साह से करते हैं। लेकिन इससे एक चुनौती भी पैदा हो जाती है कि जब आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती होंगी जनता की। देखिए, हर चुनौती के लिए जो है ना अपने आप को तैयार रखनी चाहिए ना। जी जी, चुनौती को चुनौती देना तो आना ही चाहिए ना। तो ये तो स्वाभाविक रूप से सरकार है तो अपेक्षा भी है, तो अपेक्षा है तो उसको हम लोग उसको चुनौती मान करके उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी ताकत से एक सांसद के नाते जो हमें करना चाहिए वो हम लोग करेंगे। जी जी, रामशंकर जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस कार्यकाल के लिए और भविष्य के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सांसद से संवाद में आज के लिए इतना ही। सांसद से संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक नए संसद सदस्य के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।